हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखेंगे। तो आपको एक बात तो क्लियर है, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जितने भी पैरामीटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे हम डायरेक्टली ओम लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो लिखिए इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटर। सो ओम्स लॉ cannot be applied for the analysis। तो फिर आप क्या लगाएं भाई, ओम लॉ तो लग नहीं सकता आपका। ठीक है, बिकॉज अगर मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ठीक है, अगर मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे 0 ओम है, यहाँ पे 1 पहुंच गई होगी, 2 ओम पहुंच गई होगी, 3 ओम पहुंच गई होगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरी लेंथ के अंदर मान लीजिए L मीटर का लेंथ था इसका, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन था उसके अंदर आपने क्या किया था, लम्प्ड पैरामीटर यूज किया था। मींस पूरी की पूरी आपने कैलकुलेशन निकाली, मतलब पूरी लेंथ की मान लीजिए रेजिस्टेंस 5 है, उसको आपने एक जगह पे दिखा दिया। ठीक है, बाकी ये जो जगह है इस पर रेजिस्टेंस आप 0 मान के चलती थी। लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली सिचुएशन होती है वो आपके पास यही होती है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। तो इस चीज़ का जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे, ओम लॉ के बिना तो हम काम नहीं कर सकते भाई। ओम लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन गिवन होगी उसकी पर्टिकुलर वेरी स्मॉल लेंथ ले लेंगे, जिसके लिए वो ओम लॉ आपका वैलिड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट की बात करूं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट कुछ ऐसा होता है, भैया आप ऑलरेडी जानते हो। ये आपके पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकुलर लेंथ के बाद आपके पास क्या आ गया, रिसीविंग एंड आ गया, राइट। चलिए, ये मेरे पास हो गया रिसीविंग एंड, ये मान लीजिए मेरे पास हो गया सेंडिंग एंड, राइट। और मान लीजिए पूरी जो लाइन है उसकी जो लेंथ है सपोज वो L है। ठीक है, मान लीजिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, और इस पॉइंट पे x मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा राजे, L के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द लाइन कितनी है, बोलो जी, लेंथ ऑफ द लाइन इज L। ठीक है, मान लीजिए जहाँ तक आपकी जो लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है वो एनी डिस्टेंस x है। ठीक है, मान लीजिए एनी डिस्टेंस x है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा पोर्शन कट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो वेरी स्मॉल लेंथ डेल ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे कट कर लिया। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो लेंथ आपकी हो जाएगी वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। बोलो जी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, एक दो पार्ट और दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, तो यहाँ पे आर होता है आपके पास, और यहाँ पे कैपेसिटर आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज वी ऑफ एस है। ठीक है, अगर ये वी ऑफ एस है ये क्या होगा, आई ऑफ एस होगा, ये क्या है, आई ऑफ आर है। ठीक है, तो हर एक केस के लिए ये आर है, ये एल है, इसको आप जी बोलते हो, ये सी होता है। ठीक है, ये जो जी है आपको भाई हमने पहले बता रखा है, ये आपके लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सी है दैट इज ड्यू टू चार्जिंग करंट, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर हो गया। ठीक है, बोलो जी, यहाँ तक ओके हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो एक्स डिस्टेंस पे मैंने स्मॉल सा पोर्शन कट कर लिया डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या मेरे पास डेल्टा एक्स है, एक्स में ये जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास टोटल लेंथ यहाँ तक बनेगी भाई, ये हो जाएगी टोटल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एल है। ठीक है, अगर मैं आपको छोटे से पार्ट की बात करूँ, छोटे से पार्ट में ये क्या है, यहाँ पे जो करंट होगा राजीव उसकी वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेरे पास आएगी, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी राजीव दैट इज नथिंग बट, बोलो जी, वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस पाथ का जो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, इंपीडेंस की बात करूं, वो जेड इंटू डेल ऑफ एक्स हो जाएगा।
बोलो जी, क्योंकि लेंथ के साथ डिपेंडेंट होती है ना ये सभी चीज़ें। और ये जो y मेरे पास बन रहा था, इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इंटू डेल्टा ऑफ x। ठीक है, अगर इसी पोर्शन को मैं कट कर कर नीचे दिखाऊं छोटे से पोर्शन को, तो आपके पास पोर्शन ऐसा नजर आएगा। बोलो जी, यहाँ पे ऐसा करिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ भाई। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा सर्किट आपको देखने को नजर आएगा। ठीक है जी, बोलो, इसको हम y बोल सकते हैं, ये आपके पास y है, ये आपके z है, लेकिन आप डेल्टा x के लिए देख रहे हो तो ये आपके पास डेल्टा x के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस डेल ऑफ x है। ठीक है, ये दूरी आपकी डेल्टा x है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया वे में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो इसको नीचे कर देता हूँ भाई। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है z ऑफ डेल्टा x, ये है y ऑफ डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट इज आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा राजे दैट इज वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी राजी वो कौन सी होगी, वी ऑफ एक्स होगी, बिकॉज यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये था आपका छोटा सा पोर्शन, कितना, डेल्टा ऑफ एक्स। करेक्ट हुई इतनी बात। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ठीक है। अब ये छोटे पोर्शन के लिए हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई केवीएल अप्लाई कर दो। अगर मैं वोल्टेज वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की बात करूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी, वी ऑफ एक्स, बोलो, वी ऑफ एक्स प्लस जे वाली वोल्टेज प्लस जे वाले ड्रॉप। ठीक है, इसमें करंट कितना जाएगा, बोलो जी, करंट कितना जाएगा भाई, बोलो, करंट कितना जाएगा, किस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में करंट कितना जाएगा, जल्दी से बताओ। इस वाले पोर्शन में करंट मेरा जाएगा आई ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई ऑफ एक्स। ठीक हुई इतनी बात, बोलो। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इंटू डेल्टा एक्स इंटू आई ऑफ एक्स। ओके हुआ, ठीक हुआ भाई, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, z इंटू आई ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ दैट इज इक्वल टू वोल्टेज x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ बी ऑफ एक्स। ठीक है, एक जो डेल्टा एक्स बचा था इसको हम डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, आपको ये तो क्लियर है, जो आपका डेल्टा एक्स है वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, जो चीज़ याद रखने वाली होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ये है, जो डेल्टा एक्स है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, दैट इज वेरी स्मॉल लेंथ है। ठीक है, वेरी स्मॉल पोर्शन आपने उठाया था। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा ऑफ एक्स टेंड टू 0 when vx plus delta of x minus v of x डिवाइड बाई डेल्टा x क्या है ये वाला था। अब आपको ये भी क्लियर है, ये जो आपकी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है रजी, ये जो टर्म है दैट इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज में वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, डिवाइड बाई वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा राजी, डेरिवेटिव को। इसका मतलब ये हुआ z ऑफ आई एक्स, z into ix that is nothing but dvx डिवाइड बाई dx। ठीक है, ये मेरे पास मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट। अब अगर मैं करंट की बात करूं, अगर करंट इस करंट की बात करें तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी राजी, ये वाला जो करंट होगा दिस करंट प्लस दिस करंट। ये वाला करंट कैसे आएगा, इस वोल्टेज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस वोल्टेज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वाला करंट आ जाएगा। ठीक है, निकालें तो आई एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा राजी, एक तो आई एक्स करंट हो गया, दूसरा करंट आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, वोल्टेज आप देख सकते हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इंटू वाई ऑफ डेल्टा एक्स। समझ रहे मेरी बात, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक, अगर मैं बात करूं वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, और साथ में वाई भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ आई एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा एक्स आपका वेरी स्मॉल है, मींस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, मींस वेरी स्मॉल है।
तो यहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 रख दो, तो वी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ये आपके पास करंट का डेरिवेटिव बन जाएगा, जैसे आपने ऊपर किया था सेम एज इट इज आपने यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, वैल्यू किसकी गिवन है, जहाँ पे ऐसा करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी वी एक्स डिवाइड बाई, बोलो जी क्या बन जाएगा। जहाँ पर ऐसा करिए, ये जो इक्वेशन आई थी, कौन से वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दूं, आप ऐसा करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड आई एक्स का क्या हो जाएगा, डी आई एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जे वाली डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, डी स्क्वायर वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड इंटू वाई। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वी ऑफ एक्स। बोलो जी ओके हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डी स्क्वायर है वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको मैं नया नाम दे रहा हूँ गामा का स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप डालिए नोट। ठीक है, ये जो नोट में हम पॉइंट लिखने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वापस 3 नंबर इक्वेशन पे आएंगे, लेकिन पहले जो नोट वाला पोर्शन है उसको कर दें कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे डालिए भाई नोट, नोट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो लिखिए नोट के अंदर पॉइंट, जो आपके पास वैल्यू आई है गामा की दैट इज इक्वल टू जेड इंटू वाई का अंडर रूट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राजी प्रोपागेशन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपागेशन कांस्टेंट निकालिए। ठीक है, बोलो जी निकालने को आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ये जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन थी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये जेड है, जेड की वैल्यू आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, ये आपके पास क्या रहा जी, वाई है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, बोलो जल्दी से, जी प्लस जे ओमेगा इंटू सी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेक्टेंस होती है 1 डिवाइड बाई एक्स सी होती है ना, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। ओमेगा सी आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो आर प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास गामा है दैट इज नथिंग बट आर प्लस जे ओमेगा एल, बोलो जी, इंटू जी प्लस जे ओमेगा इंटू सी, इसका क्या कर देना था जी, अंडर रूट। ठीक है, और इसको पता आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे एक रियल पार्ट आएगा, एक क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, तो ये भाई रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा रिप्रेजेंट द अटेनुएशन कांस्टेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अटेनुएशन, अटेनुएशन कांस्टेंट, मतलब ये है आपका सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी कम हो रही है। ठीक है, और जो बीटा हो जाएगा ये बताएगा फेज शिफ्ट, जो आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी कम है वो अल्फा बताएगा, और उसके अंदर कितना फेज शिफ्ट आया वो आप कौन सा बताएगा, बीटा, फेज शिफ्ट कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपको पता है कि आपके पास प्रोपागेशन कांस्टेंट। ओके हुआ इसका बाद, इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास गामा है, गामा की वैल्यू मैं पहले ही बता रखा है, जे ओमेगा इंटू सी, सॉरी एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, जे इसका क्या रहेगा, अंडर। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जे बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं जे प्लस अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है जी, ये चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आएगा, नोट में लिखते जाइए बस। ये मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 था, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, फॉर
लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है, कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, लॉसलेस। मीन्स आर और जी उसके अंदर कितना होगा राजी, जीरो। जो लॉस वाले कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएंगे। इसका अंदर जो गामा की वैल्यू है वो जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी अंडरूट रह जाएगा, ठीक है। तो जे बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एल ऑफ सी गामा। मतलब ये हुआ, अगर मैं अल्फा प्लस जे बीटा की बात करूं, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो प्लस जे बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है। मीन्स अल्फा जीरो आ जाएगा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा तो जीरो आ गया और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, बोलो, ओमेगा एल सी अंडरूट। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीटा क्या बताया था आपको, बीटा आप देख सकते हो यहाँ पे बताया था आपको फेज शिफ्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली निकालने को आ सकता है कि फेज शिफ्ट कांस्टेंट निकालिए फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। करेक्ट हुई इतनी बात, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल इंटू सी। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ फॉर लॉसलेस लाइन के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो लॉसलेस लाइन के अंदर देखो अटेन्यूएशन कांस्टेंट तो जीरो आ गया ना, ठीक है। मींस आपका सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन फेज शिफ्ट उसके अंदर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस में यहाँ पे नहीं लेके चलूंगा क्योंकि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर दिखा दिया जिसकी वैल्यू मान लीजिए है -J2 ओम, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज था वो 10 एंगल 45 था, ठीक है। अब मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ऑफ नॉट। तो वी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हूँ डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज, यही होता है ना भाई आपके पास। तो ये हो जाएगा -J2 डिवाइड बाई नीचे कितना बच जाएगा भाई, J2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंगल 45 डिग्री, 2 के साथ 2 कैंसिल, जे के साथ जे कैंसिल हो जाएगा। तो 10 -1 का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 45 प्लस 180 डिग्री, तो 10 एंगल 225 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल गिवन था उसका देखो मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है, ठीक है, लेकिन जो फेज शिफ्ट है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लॉसलेस लाइन आएगी इसके अंदर नो अटेनुएशन आएगा, ठीक है, नो अटेनुएशन। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली फेज शिफ्ट अक्कर। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। आपको अभी आपने निकाला एस, जो आपके पास बीटा था वो ओमेगा अंडरूट ऑफ एल सी आ गया था फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। और आपको ये क्लियर है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन होगी राजी पर यूनिट लेंथ होगी, लेकिन ये जो एल और सी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज टोटल। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, L1 इंटू एल, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 इंटू सी। यहाँ पे जो एल है, स्मॉल एल है, ये क्या हो जाएगा भाई, हेनरी पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल सी है ये रिप्रेजेंट करेगा फेरेड पर मीटर। करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा, हाँ जी, L1 इंटू एल, यहाँ पर आप ऐसे करिए, मैंने उल्टा कर दिया भाई, यहाँ पे C1 इंटू एल करिए। ये जो L1 और C1 है ये आपके पास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा L1 C1 इंटू एल स्क्वायर, इसका क्या था राजी, अंडरूट, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जी, ओमेगा एल इंटू L1 C1 अंडरूट, ठीक है। एक रिलेशन तो जी आ जाएगा आपके पास। और आपने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भाई आपने वेलोसिटी कंपोनेंट पढ़ा था वी ऑफ सी, जिसकी वैल्यू आपके पास लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई L1 C1 अंडरूट, ठीक है। कल हम जब फ्रंट इफेक्ट की वैल्यू निकाल रहे थे उसके अंदर आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। तो अगर मैं बीटा की बात करूँ, इसका मतलब जो बीटा होगा दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई बी ऑफ सी, बोलो ये चीज़ हो जाएगी। और जो बी ऑफ सी है इसकी वैल्यू लैम्डा एफ भी होता है, ठीक है। तो ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू एफ, यहाँ पे एल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो जी, लैम्डा इंटू एफ। यहाँ पे एफ के साथ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या निकल जाएगी, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा इंटू एल, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और लैम्डा क्या आपकी वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास भाई
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीटा आपको पता होना चाहिए भाई, बीटा इज द फेज शिफ्ट कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास होगी दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एल, एल की आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बताइए, ठीक है। हाँ जी सब ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे फिर लिखते हैं केस नंबर 2 इसका। ये केस नंबर 1 था, अगर मेरे पास रिएक्टेंस की वैल्यू अवेलेबल हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास प्योरली रेजिस्टिव हो, ठीक है, कोई भी इंडक्टेंस प्रेजेंट ना हो सर्किट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है सपोज, यहाँ पे 3 है, आप सेम 10 एंगल ऑफ 45 अप्लाई कर रही हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे वी ऑफ नॉट आपने कैलकुलेट करना है, तो वी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू डिवाइड बाय दोनों का सम 10 एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर आपके पास आ जाएगा दैट इज 6 एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे लिख लो भाई इसका केस नंबर 2, इफ नो reactive एलिमेंट इन लाइन, रिएक्टिव एलिमेंट लाइन मीन्स आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो भाई इजीली आपकी इनपुट थी 10 एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, और आउटपुट आ रही है 6 एंगल ऑफ 45 डिग्री, मीन्स फेज शिफ्ट तो इसके अंदर नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है अटेन्युएशन हो रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नो फेज शिफ्ट अकर्स, ओनली क्या होगा, ओनली attenuation इज प्रेजेंट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी राजी अटेन्युएशन होगी, ठीक है। तो गामा की वैल्यू मेरे पास थी आर प्लस जे ओमेगा एल, और यहाँ पे था जी इंटू जे ओमेगा इंटू सी का अनरूट, ठीक है। अगर आपके पास एल और सी जीरो है, एल और सी दोनों जीरो है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर और जी का अनरूट आ जाएगा आपके पास गामा, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में बीटा तो जीरो हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर जी का अंडरूट, ठीक है। चलिए तो ये भी चीज़ भाई आपसे पूछी जा सकती है कि सर्किट के अंदर अगर मेरे पास रिएक्टिव एलिमेंट जीरो है तो इसके बाद बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट भाई आप नोट में डालिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट नोट में डालिए, ठीक है, और नोट का भाई सर्किट कर दीजिए क्लोज, ये जो आप नोट कर रहे थे ना, ठीक है, इस नोट को ऐसे एक बॉक्स में डालिए और इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है। अब फर्दर हम बढ़ेंगे इक्वेशन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जे इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट आई थी मैंने आपको उसके अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट आपका इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जिसको आपने नोट को एक बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, बस जो चीज़ आपको बताई जा रही है बस उसी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 3 थी वहां से कंटिन्यू करेंगे, जो मेरे पास रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया था भाई, डी स्क्वायर वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू गामा का स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। अगर मैं इसका सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा राजी, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन याद करिए आप, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके अंदर इसका जो रिजल्ट आप देखोगे आपके पास वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ई की पावर गामा एक्स प्लस ए टू ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस गामा आ जाएगी, ठीक है। तो केस नंबर 1 बचेगा, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अभी तक जो इसके अंदर याद रखना आपने, ये जो बीटा की वैल्यूज आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे निकाली थी वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपका मैं प्रूव करने का पार्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डी वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी किसके इक्वल आ जाएगा जी, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए जल्दी से फटाफट। तो जी आपके पास आ जाएगा ए वन ई की पावर गामा एक्स इंटू गामा माइनस गामा ए टू ई की पावर
माइनस गामा एक्स। बोलो जी यही होगा। और आपने पीछे एक इक्वेशन एक नंबर इक्वेशन देखना, डी बटा डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज जेड इंटू आई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जेड इंटू आई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू गामा बाहर निकाल लीजिए a1 e की पावर गामा एक्स माइनस a2 e की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो अगर मैं आई ऑफ एक्स की बात करूं, आई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गामा बाई जेड। ठीक है, गामा बाई जेड, अंदर क्या बचेगा a1 e की पावर गामा एक्स माइनस a2 e की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। समझ रहे मेरी बात? अब डालिए एक नोट और। ठीक है, तो एक नोट यहाँ पे डालिए भाई, नोट जो आपके पास गामा की जो वैल्यू आई है गामा बाई जेड। ठीक है, तो गामा की वैल्यू आपकी थी वाई जेड का रूट डिवाइड बाई जेड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डिवाइड बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और यूज करूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। जेड सी क्या रह गया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, आगे मैं फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ, या आप ऐसा करिए इसी पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड ऑफ सी, जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है जेड डिवाइड बाई वाई का अंडरूट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यहाँ पे आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, तो जे मेरे पास भाई होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो नोट में भाई हम आगे चलते जाएंगे, जैसे वहां पे निकाला था फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो आर और जी दोनों क्या हो जाएंगे राजी, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जे ओमेगा सी, इसका अनरूट। जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बोलो तो जेड ऑफ सी क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई सी का अनरूट। ठीक है, इसी को राजी हम बोल देते हैं जेड एस। दिस इज नथिंग बट सर्ज इम्पीडेंस। ओके हुआ यहाँ तक? तो जे रिजल्ट भी आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इस केस में एल बाई सी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक चीज और बोलूं, ये जो एल है इसको हम क्या लिखेंगे, एल वन इंटू एल, जो सी है इसको लिखेंगे सी वन इंटू एल। तो जेड ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, एल वन इंटू एल डिवाइड बाई सी वन इंटू एल, इसका अंडरूट। एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा, बोलो जी बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब जो जेड सी है आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आया दैट इज एल वन डिवाइड बाई सी वन, इसका अंडरूट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो आपका सर्ज इम्पीडेंस है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होगा। बोलो जी, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए भाई, जो आपके पास सर्ज इम्पीडेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी आपके पास जे की टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब ये प्योरली रेजिस्टिव को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्ज इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, ये प्योरली रेजिस्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 100 किलोमीटर लाइन का जो ZS है मान लीजिए 10 ओम है, देन व्हाट इज ZS फॉर 100 किलोमीटर लाइन। तो आपको पता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, तो 100 किलोमीटर के लिए भी ZS आपके पास 10 ओम ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, इस पूरे को फिर बॉक्स में डालिए, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन को छोड़ा था वहां पे हम वापस फिर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया भाई। क्वेश्चन को हमने कहाँ तक छोड़ा था, हाँ ये जो आई ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू गामा बाई जेड, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, इसका मतलब जो गामा बाई जेड है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई जेड सी। ठीक है, तो चलिए आगे चलें। तो इक्वेशन नंबर 4 से आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो आई ऑफ एक्स की जो मेरे पास वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जेड सी ए वन ई की पावर
गामा एक्स माइनस ए टू ई की पावर माइनस ऑफ गामा एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो ये मेरे पास इक्वेशन मान लीजिए ए है। ऐसे ही हमने वी ऑफ एक्स निकाला था राजी। वी ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, ए वन ई की पावर गामा एक्स प्लस ए टू ई की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, हमने इसके एबीसीडी पैरामीटर भी निकालने हैं ना, तो एबीसीडी पैरामीटर के लिए हमें वी एस इन टर्म ऑफ वी आर आई आर निकालना होगा। ठीक है, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, नाउ विद सम कंडीशंस, नाउ विद सम कंडीशंस। ठीक है, तो अभी तक आपने जो चीज याद रखनी है, आपने गामा का जितने भी रिलेशन हम नोट में निकाले थे, ऐसे ही आपने करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के निकालने हैं। ठीक है, ये चीजें अभी तक याद आपने रखनी है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर है एट एक्स इक्वल टू जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करिए, जो आई ऑफ एक्स है मीन्स आई ऑफ जीरो है, उसकी वैल्यू कितनी है राजी, आई ऑफ आर है। और जो वी ऑफ जीरो है इसकी वैल्यू कितनी है, वी ऑफ आर। बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाइए, क्योंकि जो आपके पास केस था जब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जीरो है, उस केस में v ऑफ r है और करंट कितना है, i ऑफ r। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है भाई, यहाँ तक ओके हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक ओके हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पुट कर दीजिए इस रिलेशन में भाई। ठीक है, इसका मतलब v ऑफ r दैट इज इक्वल टू, x की जगह पे जीरो रख दिया आपने। ठीक है, तो ये बनेगा a1 प्लस ए ऑफ टू। ठीक है, ऐसे ही b में पुट करो, सॉरी ए में पुट किया, सॉरी आपने बी में पुट कर दिया, अब ए में पुट कर दो। ठीक है, तो आई ऑफ आर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जेड सी ए वन प्लस ए टू। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, बोलो बिल्कुल आ जाएगी सर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए वन प्लस ए टू दैट इज इक्वल टू वी आर। ऐसे ही ए वन प्लस ए टू दैट इज इक्वल टू जेड सी इंटू आई ऑफ आर। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस था का प्लस था भाई, जो यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं भाई। तो 1 बाई जेड सी ए वन माइनस ए टू। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, जी जी तो खत्म हो जाएगी। 2a1 दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड सी इंटू आई ऑफ आर। तो a1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, वी ऑफ आर। ठीक है, प्लस जेड सी इंटू आई आर डिवाइड बाई टू। तो ए टू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, इसमें पुट कर दो। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे तो ये बच जाएगा वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी बाई टू। ठीक है, ए वन और ए टू की वैल्यू आ गई। आप इसको वापस इक्वेशन ए और बी में रख दो। ठीक है, तो जैसे ही ए और बी में रखोगे तो वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी राजी, that is nothing but v of x that is equal to a1 की वैल्यू रखो आई आर इंटू जेड सी बाई टू। ठीक है, इंटू ई की पावर गामा एक्स प्लस ए टू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं आई आर इंटू जेड सी डिवाइड बाई टू। ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस ऑफ गामा एक्स। ठीक है, तो आई ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी राजे, वी ऑफ आर डिवाइड बाई जेड सी प्लस आई आर डिवाइड बाई टू ई की पावर गामा एक्स। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन थी ना, ये 1/zc से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, माइनस वी ऑफ आर डिवाइड बाई जेड सी माइनस आई आर डिवाइड बाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास वही इक्वेशन आगे आ जाएंगी। ये मान लीजिए सी इक्वेशन है, ये मान लीजिए डी इक्वेशन है। ठीक है, तो v ऑफ एक्स इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ भाई। तो मैं v ऑफ r की टर्म बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही बाहर निकालूंगा यहाँ पे बचेगा e की पावर गामा x प्लस e की पावर माइनस गामा x डिवाइड बाई टू प्लस आई आर इंटू जेड सी ई की पावर गामा x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो आपको नोट करके भाई आपने जो चैप्टर किया था कम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर e की पावर जे थीटा प्लस e की पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई टू हो तो इसकी वैल्यू किसकी होती है राजी, कॉस ऑफ थीटा।
अगर e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2 हो तो इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो v ऑफ x की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है दैट इज नथिंग बट वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू बनेगी, ये साइन की बनेगी। ठीक है जी, प्लस आई आर इन टू जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आई ऑफ एक्स आ जाएगा राजे। तो आई एफ एक्स में आप वी आर बाई जेड सी बाहर निकाल लो। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई थी वी आर बाई जेड सी आपने बाहर निकाला। ठीक है, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ई की पावर गामा एक्स माइनस ई की पावर माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस आई आर ई की पावर गामा एक्स प्लस ई की पावर माइनस गामा एक्स बाई 2, ये चीज़ बच जाएगी भाई। ठीक है, तो आई एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आई एक्स को भी आप भाई निकाल दो। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 है, तो वी आर डिवाइड बाई जेड सी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखिए, ये आपके पास हो जाएगा साइन, हाँ जी, हाइपरबोलिक गामा एक्स बाई जेड सी, आप ऐसे कर लीजिए, प्लस हाँ जी ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, तो आई आर इंटू कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू एल की बात करूं तो वी ऑफ एल सॉरी वी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या वी ऑफ एल दैट इज नथिंग बट बी एस आई ऑफ एल दैट इज आई एस। ठीक है, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एल के ऊपर आपके पास बी एस है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो आपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर देख लेना। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन जाएगा वी ऑफ एस। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स गामा एल इंटू वी ऑफ आर प्लस जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू आई ऑफ आर, यहाँ पे आ जाएगा आई ऑफ एस विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स डिवाइड बाई जेड सी, और एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया एल। ठीक है, इंटू वी ऑफ आर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा इंटू, यहाँ पे तो एल था भाई, एक्स था, यहाँ पे एल आ जाएगा आई इंटू आर। ये क्वेश्चन नंबर सपोज कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी पैरामीटर आ जाएंगे आपके पास फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। राजे बोलो जी, बिल्कुल आ जाएंगे सर, क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इंटू जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल इंटू 1 डिवाइड बाई जेड सी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल इंटू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, तो ये भी आपको भाई रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ABCD पैरामीटर फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर इम्पीडेंस की बात करूं, ट्रांसफर इम्पीडेंस सेम पोर्ट का वोल्टेज सेम पोर्ट का करंट होता है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है B विच इज इक्वल टू जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, तो ये सारी टर्म मैंने आपको भाई बता रखी है। ठीक है, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर हम इन डिटेल बताया था हर एक पैरामीटर का खेल। ठीक है, वो सेम खेल यहाँ पे खेलना है आपने। ठीक है, बोलो जहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए भाई। ठीक है, ओके हो जाएगा भाई। तो इसके बाद हम इसका देखते हैं इक्विवेलेंट पाई एंड टी मॉडल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टी और पाई मॉडल से पहले हम सबसे पहले इक्विवेलेंट पाई मॉडल देखते हैं। पाई मॉडल, सबसे पहले इक्विवेलेंट जो पाई मॉडल था आपको पता है, आपका यहाँ पे इम्पीडेंस था और यहाँ पे क्या था भाई y/2 था। ठीक है, उसी फॉर्म को हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ये जो सिंपल z नहीं होगा इसको हम z डैश बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट रिप्रेजेंट करने का वे है। ठीक है, ये y'/2 होगा, ये y'/2 होगा। ठीक है, ये लाइन का इम्पीडेंस नहीं होगा z डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेंडिंग एंड है, ये मेरे पास था रिसीविंग एंड। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो स्टैंडर्ड ABCD पैरामीटर होते हैं फॉर पाई नेटवर्क, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट किए थे
वाई थे 1 प्लस वाई जेड बाई 2 आया था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई डैश जेड डैश, ठीक है। और बी था जेड डैश, यहाँ पे आया था वाई डैश आपका कॉमन आया था 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 4 आया था, ठीक है। और 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आई थी, ठीक है। और जो अभी आपने ABCD पैरामीटर ये देखिए निकाले हैं, ठीक है, इसके साथ जस्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं जेड एस की वैल्यू की बात करूं वो सिंपली आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसका अगर पाई नेटवर्क ड्रॉ करने को आ जाए तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जेड डैश इज नथिंग बट बी, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है जेड सी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इंटू एल, ठीक है। इसके बाद किसी एक पैरामीटर को ले लो भाई, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं 1 प्लस, हाँ जी, 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 विच इज इक्वल टू, बोलो जी किसके इक्वल होगा, जे वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू ऑलवेज सेम ही रहती है, इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ राजी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं वाई डैश बाई 2 की बात करूँ, क्योंकि मुझे वाई डैश बाई 2 निकालना है ना, तो जो जेड डैश है इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी वाई डैश बाई 2 की, तो मेरे पास पाई नेटवर्क के सभी पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वाई डैश बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, जल्दी से बताओ, ए माइनस 1, हाँ जी बोलो जल्दी से राजी। तो वाई डैश 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस 1, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जेड डैश, और जेड डैश की वैल्यू कितनी है राजी बी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बोलो जी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वाई ऑफ डैश बाई 2, जो आपके पास ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 डिवाइड बाय बी आपने अभी निकाला था जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। तो ये आपके पास भाई पाई मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं भाई कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 डिवाइड बाई जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा, ठीक हो इतनी बात। चलिए ऐसे ही आप अपना टी पैरामीटर बना सकते हैं, ठीक है, टी मॉडल। तो लिखिए इक्विवेलेंट टी मॉडल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टी मॉडल सबसे पहले बना लेते हैं। इम्पीडेंस जेड बाई 2 रहती है और बीच में क्या होता है एडमिटेंस होता है, ठीक है, वाई डैश बाई 2, ये है जेड डैश बाई 2, ये भी क्या है जेड डैश बाई 2, ठीक है। ये इसका सेंडिंग एंड है जी, ये इसका रिसीविंग एंड है, ठीक है। यहाँ तक ओके हुआ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड ABCD सर्किट की बात करूँ, उसकी अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ ABCD, ठीक है, तो ABCD पैरामीटर आप पीछे जाके देख लेना भाई, जो हमने प्रूव किए हुए हैं। तो 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 जेड डैश 1 प्लस वाई डैश जेड डैश डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे था वाई डैश, ये तो ए और डी तो दोनों सेम ही होते हैं भाई, ठीक है, ये था मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि वाई डैश की वैल्यू की बात करूँ, तो वाई डैश तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लो सी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी रजी सी विच इज इक्वल टू, आप देख लेना, जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है जी। इसके बाद ये जो पार्ट है आपके पास 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो अगर मैं जेड डैश बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो ए माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। और वाई डैश की वैल्यू कितनी है जी सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 डिवाइड बाई सी की वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। तो यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ठीक है जी। बोलो जी हो जाएगा जहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और जो जेड सी है राजी वो मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, जेड सी मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जेड डैश बाई 2 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक गामा एल, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे जेड सी के साथ, ठीक है जी। यहाँ तक ओके हो गया भाई। और जो वाई डैश बाई 2 है दैट इज नथिंग बट सी बाई 2, इसकी वैल्यू आपके पास जे रही होगी, ठीक है जी। तो ये था भैया आपके पास इक्विवेलेंट टी मॉडल, क्लियर।
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसको भाई बड़े आराम से बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।